चैप्टर 9 का टेस्ट होगा, समझ गए? चैप्टर 9 का 9 बजे संडे को अपन टेस्ट है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तुमने तो पढ़ाई नहीं, तो तुमको मत देना टेस्ट। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी क्वेश्चन में, आप लोग पूछ ले। ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट होगी। ऑर्गेनिक की कंडीशन अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, शर्तें सुन ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए। एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। अगर क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग से फिर आप लोग वापस क्लास ले लेंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे, समझ गए? और जो नई क्लास ले रहे हैं ना, उन बच्चों को भी कॉल करके कह दे, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि आपको हाथों हाथ ही समझ में आएगी, बाद में तो तुम चाहे ढूंढते रहो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दो बेटा, अपना सिलेबस थोड़ा सा एक बार तुम्हें याद दिला दूं। अपने केमिस्ट्री को दो भागों में अपन ने बांट रखा है, इनऑर्गेनिक जिसे अपन बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक जिसको अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है 12th के सिलेबस में, उसमें है चैप्टर 1 से लेकर के 9। ओके, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर है 10 से लेकर के 17 तक। आ रही है बात ढंग से समझ में? इसमें केवल और केवल 5th और 6th लेसन बचा है जो अभी नहीं पढ़ाया गया, बाकी सारे लेसन हो गए। दोबारा रिवीजन वापस स्टार्ट होगा, स्कूल अगर खुल जाती है तो फिर वापस स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाएंगे। फिर इधर आते हैं 10 से लेके 17 तक है। अब पहले आप तुम्हें 11वां लेसन स्टार्ट करवाऊंगी। आप क्या है 11वां लेसन पहले समझ लें। 11वें लेसन का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या कहते हैं इसको? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम है। 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ है, 3 क्रियात्मक समूह इस चैप्टर में एक साथ है। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का लेसन है, समझ में आ गई बात? 4 नंबर का लेसन है ये। अल्कोहल है इसमें, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ध्यान दो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं ये होते क्या है। एल्केन सब जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मेथेन। एल्केन जानते हैं सभी, हाइड्रोजन लगी हुई होगी, केवल कार्बन हाइड्रोजन बंद, वो है एल्केन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एल्केन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैंने कौन से ग्रुप से कर दिया बेटा? OH ग्रुप से। आ गई बात समझ में? एल्केन की एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि OH ग्रुप से कर दिया जाए तो बनने वाला क्रियात्मक समूह एल्कोहल कहलाता है। समझ में आ गई बात? और यदि बेंजीन वाला है, ये तो मैंने लिया है एलिफेटिक। एलिफेटिक जानते हैं क्या होता है? ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। एलिफेटिक का मतलब कार्बन की सिर्फ और सिर्फ एक लंबी श्रृंखला, ठीक है। एरोमेटिक मीनिंग ये एरोमेटिक वलय होगी, ठीक है। तो यदि बेंजीन के पास 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो यदि बेंजीन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस OH से कर दे, इसमें OH लगा दे, तो जो क्रियात्मक समूह बनता है उसे अपन फिनॉल कहते हैं। आ गई बात समझ में? ईथर क्या होता है? OH नहीं लगाना है आपको, इसमें OH लगाया, एलिफेटिक में इसमें भी OH लगाया, OH की जगह लगा दो OR, H की जगह R लगा दो। R का मीनिंग एल्किल ग्रुप, मतलब जैसे ये मैथिल है, ये मैथिल हो गया, एथिल लगा दो, मैथिल लगा दो, एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापन करना है। तो OR को अपन क्या कहते हैं? जैसे OH को अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रतिस्थापन कर दिया। OR को अपन एल्किल तो कहते हैं, R को, O को कहते हैं ऑक्सी, तो दोनों को मिलाने से बनता है एल्कोक्सी। आई बात समझ में? तो यदि एल्केन की हाइड्रोजन हो या किसी एरोमेटिक वलय की हाइड्रोजन हो, उसका प्रतिस्थापन यदि अपन एल्कोक्सी समूह से कर दे OR से, तो बनेगा क्रियात्मक समूह है ईथर। समझ में आ गई बात? सबसे पहला काम होता है बेटा IUPAC नामकरण, अपने कोर्स में है प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का। सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है ये चीजें, क्योंकि अपन 11वीं में ही पढ़ लेते हैं पूरा किस तरीके से नामकरण किया जाता है। यहाँ तो केवल वापस आपको वही 11th की चीज याद दिलाने की। एल्कोहल IUPAC नाम के लिए देखो, सामान्य नाम तो क्या होता है? सामान्य नाम होता है इसका एल्किल, जो एल्किल है जितने कार्बन की वो देख लो, और लास्ट में लगा लो एल्कोहल। जैसे मैंने लिख लिया C2H5OH, क्या है ये? एथिल अल्कोहल है।
एथिल क्यों? क्योंकि 2 कार्बन की एल्किल होती है तो उसे अपन एथिल बोलते हैं, 1 कार्बन की को मैथिल। ये तो आता है तुम लोगों को, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ये तो 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं अपन। तो दो जितने कार्बन के है वो लिखो एल्किल और लगा दो एल्कोहल, तो सामान्य नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। समझ गए? पर आयुपीएसी में अपन सदैव क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं। तो ध्यान दो, अनुलग्न जो शब्द अपन बोलते हैं, उच्चारण के समय जिस शब्द पे ज्यादा जोर लगे, समझ में आ रहा है तुम्हें? खुद को ही बोलने से पता चल जाएगा, वही उसका अनुलग्न होता है। कैसे? देखो, जैसे तुमने बोला एल्कोहल, एल्क बोलने में मुझे इतना जोर नहीं आ रहा जितना ओल बोलने में आ रहा। एल्कोहल आई बात समझ में? ओल, ओल पे साउंड जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो एल्कोहल, ओल, तो इसका अनुलग्न क्या हो गया? ओल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल। मतलब तुम एल्केन देख लोगे कितने कार्बन की है वो, प्लस में उसके क्या लगा दोगे? ओल, तो बन जाएगा अनुलग्न का प्रथम शब्द सदैव मात्रा बनाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्केनोल। अगली बात समझ में, ये बन जाएगा एल्केनोल। जैसे इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। आगे बार ढंग से समझ में, जितने कार्बन की एल्केन है उतने कार्बन की एल्केन देख लेंगे और फिर उसका नामकरण कर लेंगे। अब आती है बात फिनॉल का नामकरण करने की। सबसे पहले नामकरण देखेंगे तीनों का, समझ गए? ये चीजें कॉपी में नहीं लिखनी है, फेयर कॉपी में, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना है। फिनॉल का नामकरण, फिनॉल क्या होती है? फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर अपन लगा देते हैं OH, तो फिनॉल का अनुलग्न फिनॉल ही होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से क्रियात्मक समूह, जैसे ये वाली स्थिति जो है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्थो। जो पास वाली है वो ऑर्थो कहलाती है, इसको अपन कहते हैं मेटा, और बिल्कुल विपरीत दिशा वाली कहलाती है पैरा। समझ गए? 2 ऑर्थो होगी, 2 मेटा होगी, 1 पैरा होगी। तो इन स्थितियों पे जो समूह लगे हुए हैं उनको तो अपन पूर्व लगन के रूप में बोलेंगे और अनुलग्न के रूप में बोलेंगे फिनॉल। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में बोले जाना वाला। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया और यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। आप देखो, ध्यान दो, क्या नाम होगा इसका? या तो तुम स्थिति बताओ, स्थिति का मतलब कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसको सदैव 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद ये 2 पे, 3, 4, 5 और 6, तो 2, 4, 6 कितने नाइट्रो जुड़े हुए? 3, तो ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसका सामान्य नाम पिक्रिक अम्ल भी होता है, इसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। ओके, आईयूपीएसी नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आ गई बात ढंग से समझ में? सिर्फ अनुलग्न के रूप में लास्ट में फिनॉल रहेगा, जो भी क्रियात्मक समूह जुड़े हैं उनको देख लें। पर यदि मान लो इसके साथ यदि इससे प्रबल OH से प्रबल समूह जुड़ जाए, तो कभी भी अपन OH का देखो, हमेशा अनुलग्न किसका लगता है? जो प्रबल समूह होता है उसका अनुलग्न लगता है। यदि मान लो 2 ऐसे समूह आ गए, उनमें ये देखो इससे प्रबल था OH, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो अनुलग्न लगेगा OH का, तो फिनॉल लग गया। अब यदि मान लो कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा फिनॉल से प्रबल अम्ल होते हैं, इसीलिए OH और कार्बोक्सिलिक में ये देखो ये OH लगा दिया एक तरफ, मान लो ये लगा दिया मैंने। अब ध्यान दो, इसको अपन अब अपन इसको फिनॉल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अब इसका कोई पूर्व लगन नहीं होता। अब इसको छुपा लो, इसको क्या कहते हैं अपन? ये है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो बेंजीन प्लस ओइक बोलेंगे, बेंजेनोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, ये बन गया बेंजेनोइक। तो अब ये बेंजेनोइक है, तो इसकी कौन सी स्थिति पे? 2 नंबर की स्थिति पे, क्योंकि अब 1 नंबर इसको मिलेगा, या तो और तो कह सकते हैं या 2। इसका लगाओ पूर्व लगन, तो पूर्व लगन इसका क्या होता है? इसका पूर्व, इसका अनुलग्न तो था ओल, और पूर्व लगन होता है इसका हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही तो है ये, हाइड्रोक्सी। तो अब अपन इसको फिनॉल नहीं कहेंगे, ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल।
आ गई बात ढंग से समझ में? ये हो गया फिनॉल का नामकरण। अब अपन चलते हैं ईथर में। ये सुन ले, ये जो बच्चे लेट एडमिट होते हैं ना यहाँ करके, मैं कल से इनको एडमिट ही नहीं करूंगी। बैठे रहना फिर वेट में। आपको जब कह रखा है 7:30 बजे तैयार रहा करो रफ कॉपी लेकर के, फिर कहाँ ध्यान रहता है। और देखो नेक्स्ट देखो बेटा, अब आता है अपने ईथर। ईथर मैंने पहले ही बता दिया कि अपन एल्किल ग्रुप के साथ OR जोड़ेंगे, समझ गए? बेंजीन रिंग के साथ भी जोड़ सकते हैं OR। अब देखो इस OR के बेसिस पे मैंने ईथर को 2 भागों में बांट दिया। हो सकता है, क्यों बांटा 2 भागों में? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए R समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए R समान है तो उस ईथर को कहा जाता है सममित ईथर या सरल ईथर। समझ में आ गई बात? सममित ईथर या सरल ईथर, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए R समान होंगे। यदि ऑक्सीजन की तरफ जुड़े हुए दोनों R, दोनों एल्किल ग्रुप या दोनों तरफ कार्बन का नंबर अलग अलग है तो उसे अपन असम्मित या मिश्रित ईथर भी कहते हैं। समझ गए? अब ईथर का नामकरण कैसे करते हैं? ईथर का नामकरण 2 विधियों से। पहला तो सामान्य नामकरण, जैसे अल्कोहल का किया था तुमने सामान्य नामकरण, ठीक वैसे ही ईथर का सामान्य नामकरण करने के लिए यदि सम्मित का कर रहे हो तो सम्मित में दोनों R हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। तो अपन क्या लगा देंगे बेटा? डाई। डाई देख लो कौन से एल्किल है, कितने कार्बन की एल्किल है, बोल देंगे एल्किल। और लास्ट में क्या लगा देंगे? ईथर। जैसे वहां लास्ट में लगा रहे थे अल्कोहल, समझ गए? डाई एल्किल ईथर। एक एग्जांपल देती हूँ, देखना। इधर भी एक कार्बन लगाओ, उधर भी एक कार्बन, क्या नाम होगा इसका? डाई मैथिल ईथर। समझ गए? डाई मैथिल ईथर। उसमें चलो अब देखो, हाँ भाई इसमें देखना असम्मित ईथर, वेटिंग में चलते रहते हैं हमेशा। अब देखो, हाँ ये हो गया सम्मित ईथर। उसके बाद में असम्मित ईथर हुआ तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तब अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे एल्किल, फिर दूसरे R के लिए भी लिखेंगे एल्किल और फिर लिखेंगे ईथर। अब एल्किल एल्किल ईथर का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश अल्फाबेट में जो एल्किल पहले आएगा उसको अपन पहले लिखेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, मैंने एक तरफ तो एक कार्बन लगा दिया, एक तरफ लगा दिए 2 कार्बन के एल्किल, हो गई मिश्रित ईथर। ठीक है, अब इसको तो अपन क्या कहते हैं? मैथिल। इसको अपन क्या कहते हैं? एथिल। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। समझ गए? ये हो गया सामान्य नामकरण। अब अपन चलेंगे IUPAC में। बेटा IUPAC में ध्यान दो, चाहे सममित हो चाहे असम्मित हो, एक ही इसका अनुलग्न शब्द बनाया गया है। क्या? ये इस शब्द को अपन OR को तो अपन क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। बताया था मैंने अभी, एल्कोक्सी। एल्किल प्लस ऑक्सीजन एल्कोक्सी, और बचा है उस R को कह दो एल्किल। तो ईथर का नामकरण IUPAC के आधार पे करते हैं अपन, एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे ईथर का नामकरण होगा, एल्कोक्सी एल्केन। अब यदि ईथर कैसा है? सममित, तो दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ R क्या होंगे? समान होंगे। तो चाहो तुम किसी भी R को एल्कोक्सी कह दो, किसी भी R को एल्केन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसका IUPAC देखना, यदि इसको तुम इसके साथ बोलोगे तो कौन सी एल्कोक्सी है ये? एक कार्बन की, क्या बोलेगी? मेथॉक्सी। ठीक है, ये हो गई मेथॉक्सी। एक कार्बन की एल्केन क्या होगी? मेथेन। तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। चाहे तो इसको बोल लो इसके साथ तो भी वही होगा, मेथॉक्सी मेथेन। समझ गए? कार्बन सेम होंगे तो सम्मित ईथर में किसी को भी एल्कोक्सी कह दो, किसी को भी एल्केन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि असम्मित हुआ तो किसको तो अपन एल्कोक्सी कहें और किसको अपन एल्केन कहें, कि भाई एक कार्बन वाले को एल्कोक्सी कहना है कि 2 वाले को। तो ध्यान से सुन ले, जिधर कार्बन ज्यादा होंगे वो
तो खुलेगा एल्केन के साउंड में। उसको तो अपन एल्केन कहेंगे जिस तरफ कार्बन ज्यादा है, और जिस तरफ कार्बन का नंबर कम है उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। आ गई बात ढंग से समझ में, उसे अपन एल्कोक्सी कहेंगे। तो इसमें बोलो कम कार्बन किधर है, इधर एक है उधर दो है, तो इसे तो अपन कहेंगे मेथॉक्सी, और उसे अपन क्या कहेंगे, एथिल। समझ गए, ये हो गया बेटा ईथर का नामकरण कंप्लीट। फर्स्ट अपने टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों का नामकरण जो था वो पूरा हो गया। ठीक है, एक एक उदाहरण देती हूँ। देखिए अभी रफ कॉपी में हल करके तीनों का एक एक नाम बता दो। एक अल्कोहल का एग्जाम्पल बता दो, एक ईथर का, और एक बता देंगे फिनॉल का। देखिए सही बता पाते हैं। फटाफट हल करके बताएं। यहाँ CH2 ही है, वो बुक में गलत है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ऐसे। हाँ भाई, इसका नाम बताएं। ये बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं ना, कहीं टाइप नहीं कर पाते 1 घंटे तक। ये ज्यादा नहीं, शॉर्ट में भी लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिखो फटाफट, और एक फिनॉल का बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें आता भी है कि नहीं। एक फिनॉल, और एक लिखे ईथर का एग्जाम्पल। नहीं, आंसर भेजा है। ये थर्ड करो, देखें अंकित, 1 प्रोपेन। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर ऐसे लिखा है क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है अंकित, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। हाँ महिमा सही है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करो, देखे सेकंड वाले का आंसर बताओ। अब ये बाकी छोड़ दें, अब ये फर्स्ट वाला प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल सही है बिल्कुल। सेकंड वाले का बोलो। 1,5 हाइड्रोक्सी बेंजीन, कहां से हो गया 1,5? अरविंद, अरविंद 1,5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा बेटा। गिन देंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। इस बार इसको फिनॉल नहीं कह सकते। अरे कैसे कहेंगे, ऊपर भी OH है नीचे भी OH है, तो अपन क्या कहेंगे, ध्यान दो। यहाँ से गिना 1 2 3 4, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी। अभी बताया था हाइड्रोक्सी होता है इसका, और ये क्या है, बेंजीन। तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ गई बात समझ में। ये मनोज क्या लिख रहा है, 1 4 डाई थायोनोल, कहाँ से हो गया फिनोल। अरे 1 4 डाई फिनोल कैसे होगा, डाई फिनोल का मीनिंग तो बेंजीन वाले भी तो 2 होनी चाहिए। फिर फिनोल किसको कहते हैं, बेंजीन प्लस OH। तुम कह रहे हो 1 4 डाई फिनोल, डाई फिनोल कैसे होगा, डाई तो OH है, बेंजीन थोड़ी 2 है, तो गलत है। नाम होगा 1 4 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये दोनों OH हो गए। OH देखने के बाद में क्या बचा है, बेंजीन तो बची है। समझ गए। थर्ड का नामकरण देखो, बहुत टाइम खराब करते हैं, इधर देखो, अब मैं बता रही हूँ ध्यान दो। अब ये तो पता चल गया ना, ये सम्मित है कि असम्मित ईथर है, असम्मित ईथर, मिश्रित ईथर है ये।
तो अब इसके अंदर देखो अपन ने क्या पढ़ा है मिश्रित ईथर के लिए कि जो कम कार्बन वाली साइड होगी, यही है कम कार्बन वाली, उसको तो अपन कहेंगे एल्कोक्सी, और जो लंबे कार्बन वाली होगी उसको अपन क्या कहेंगे एल्केन। समझ गए? तो ये क्या है, ये इधर वाला आइसोप्रोपेन है, प्रोपेन कहेंगे केवल, क्योंकि आइसो और ये शब्द तो अपन सामान्य में काम में लेते हैं। ये देखो ये प्रोपेन है। अब लेकिन नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारा ग्रुप जो है मेथॉक्सी, ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर वाले पे, इसको अपन एल्कोक्सी कहेंगे, इसको जिसको मैंने बंद कर दिया उसको अपन एल्केन कहेंगे। तो तुम्हारा एल्कोक्सी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर वाले कार्बन। इधर से गिनोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा, उधर से गिनोगे तो भी 2 नंबर। तो नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए? ये हो गया इसका नाम। आ गई बात ढंग से समझ में? बेटा प्रैक्टिस के लिए केवल, क्योंकि पेयर में तो इनको करना नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी बुक में जो सारणियां बनी हुई है सबके बारे में, एल्कोहल में बनी हुई है, ईथर में बनी हुई है और फिनॉल में, उसको आप लोग एक बार अब कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। कोई ऐसा नामकरण जो नहीं आए वो पूछ लेंगे, ठीक है? अब अपन तीनों के लिए, एल्कोहल के लिए बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन बेटा आइसो हुआ, नियो हुआ, ये सामान्य नामकरण के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है? केवल प्रोपेन कह दो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब अपन पढ़ेंगे एल्कोहल। एक चीज ध्यान से सुन ले, मेरा ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग का मतलब तुम हाथों हाथ अभी की अभी हर एक निर्माण की विधि, जो अपन रासायनिक अभिक्रियाएं ये पढ़ेंगे वो सब याद होगी तुम्हें, ऐसे मूल्यों पे याद होगी। मैं पूछूंगी तो तुम बता सकोगे कि मैडम ये तो इसकी रासायनिक विधि होती है, इतनी इतनी इसकी निर्माण की विधि होती है। एक एक लर्निंग मेथड से आप लोगों को, जैसे अपन आवर्त सारणी याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करें, ठीक है? तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल। एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेंगे अपन। एल्कोहल, ध्यान दो बेटा, एल्कोहल का नामकरण पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसको बनाने की विधियां, इसके निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, कैसे अपन एल्कोहल को बनाते हैं। समझ गए? इससे पहले देखो एक चीज और सिखा दूं तीनों के लिए, ताकि आगे तुम्हें फिर इस बात का ध्यान रहे। अपन आगे भी दोबारा पढ़ेंगे, इससे पहले नॉलेज के लिए सीख लो। ROH ये लिख सकती हूँ एल्कोहल को, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नहीं है। ऑक्सीजन के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं? 4, क्योंकि ऑक्सीजन के पास संयोजी 6 होते हैं ना, 2 दे दिए इसने बंद में, ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पे। फिर आते हैं फिनॉल के पास, ये बना दी बेंजीन वाले, और यहाँ लगा दिया OH, यही होता है फिनॉल, 4 इसके बच गए। फिर अपन पहुंच रहे ईथर के पास, ROR, यही होता है ईथर, ये 4। देखो सब ऑक्सीजन के पास, एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो चाहे ईथर हो, सब में ऑक्सीजन के पास, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? आ जाओ पहले इस बात पे, संकरण निकालेंगे। संकरण निकालना सिखाया हुआ है, तो संकरण में देखो बताओ, एल्कोहल में, फिनॉल में, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा संकरण है बताओ? देखो ऑक्सीजन परमाणु पर नहीं, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन पे, जैसे इस कार्बन के संकरण देखेंगे, फिर इस कार्बन पे चाहे इस पे, दोनों में से किसी पे भी देख लो, या इधर देखेंगे तो इस कार्बन पे देखेंगे। बताओ कौन सा संकरण है? ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो संकरण कैसे निकालते हैं? सिग्मा बंधों की संख्या गिनते हैं। इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, R की संयोजकता पूरी की अपन ने, 3 हो गई इधर, 1 हो गई इधर, कितने सिग्मा बंध है? 4। तो 4 का मतलब संकरण कैसा है? sp3। समझ गए? इधर चलो, इधर बताओ सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 3। कैसे? क्योंकि ये तो कौन सा बंध हो गया? पाई बंध, पाई को तो गिनेंगे नहीं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और ये रहा तीसरा सिग्मा, तो 3 है, तो संकरण कैसा होगा? sp2। अब चलते हैं उधर, इधर भी R ग्रुप का मतलब एल्किल ही होगा, और एल्किल बराबर यदि तुम मैथिल भी मानते हो तो सिग्मा बंध कितने होंगे? 4, तो संकरण क्या होगा? sp3। अब ध्यान दे, इसमें संकरण sp3 है, उधर भी sp3 है। एल्कोहल में और ईथर में
दोनों में संकरण जो होता है ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, ध्यान से सुनिए। अब तुम मुझे ये बताओ sp3 में बंध कोण का मान कितना होता है बेटा? sp3 संकरण होता है तो बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट यही होता है sp3 में। लेकिन फिर भी एल्कोहल में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ क्या होगा? कम होगा। और ईथर में कुछ क्या होगा? क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है कि इसका बंध कोण तो 107 डिग्री हो जाता है, मतलब 109 डिग्री से कुछ कम, और ईथर का बंध कोण कुछ ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोलो? ध्यान देंगे। ऐसा होता है, बंध कोण कौन सा? इसकी बात कर रही हूँ मैं, देखो इसमें ये वाला, इसमें कुछ 109 से कम होगा, जिसका कारण है कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किसको प्रतिकर्षित करेंगे? हाइड्रोजन को। अपन पहले भी 11th में भी पढ़ चुके हैं, लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन को प्रतिकर्षित करेंगे, हाइड्रोजन इस प्रतिकर्षण को सहन नहीं कर पाएगी, कारण हाइड्रोजन तो खुद इतनी दुर्बल होती है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो जैसे इसको धक्का मारेगा ये झुक जाएगी इधर कार्बन की तरफ, इस एल्किल ग्रुप की तरफ झुकेगी, तो झुकते ही ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? कम होते ही बंध कोण का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब चलते हैं उधर, ईथर में भी तो किया होगा ऑक्सीजन ने, बिल्कुल किया है ऑक्सीजन ने इस एल्किल ग्रुप को प्रतिकर्षित, लेकिन इस बार प्रतिकर्षण का सामना करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? एल्किल ग्रुप है। समझ गए? एल्किल ग्रुप है प्रतिकर्षण, और इधर भी क्या है? एल्किल है। एल्किल खुद ही नहीं चाहेगा एल्किल के पास आना। समझ में आई बात? तो ये खुद जब इसको झुकाएगा तो ये वापस उधर जाने की कोशिश करेगा, वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो बताओ ये दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आई बात? क्योंकि इसको पता है कि अपन अगर एल्किल के पास चलेंगे तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण, क्योंकि समान स्पीशीज में अपने को पता है प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये और उधर जाने की कोशिश करेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो बंध कोण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आ गई बात ढंग से समझ में? तो तुम ईथर में क्या लिखोगे कि ईथर में एल्किल समूह की अन्योन्य क्रिया के कारण, ये एल्किल समूह है वो एल्किल से ही अन्योन्य क्रिया करेंगे, प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, इसके कारण ईथर में तो बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा, और एल्कोहल में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से प्रतिकर्षित हो जाता है, इसलिए ये बंध कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसीलिए इसमें तो 160 डिग्री के आसपास होगा, इसमें 111 होगा। समझ गए? अब चलते हैं अम्लीयता की बात, ध्यान देंगे। एल्कोहल और फिनॉल की तुलना अपन कर रहे हैं बेटा। फिनॉल एल्कोहल से प्रबल अम्लीय होती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और एक जगह नहीं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो ये बात 10 जगह आएगी कम से कम। समझ गए? तो हर एक डिटेल इसकी पढ़ते जाएंगे, बहुत से इसके कारण है, जिसका पहला कारण तुम लोगों को यहाँ संकरण में ही दिख जाता है कि फिनॉल एल्कोहल से प्रबल अम्ल क्यों होती है। फिनॉल इसलिए प्रबल अम्ल होती है क्योंकि इसका संकरण देखो, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी यौगिक में एस के लक्षण जितने अधिक होते हैं उसकी अम्लीयता भी उतनी क्या होती है? अधिक होती है। एस लक्षण समानुपाती होता है अम्लीयता का। अब एस लक्षण मतलब इसका संकरण क्या है? sp3, तो बताओ इसमें एस के गुण कितने प्रतिशत हैं? 3 और 1 4 हो गया, 100 से डिवाइड कर दो, कितने परसेंट हो गए? 25%। बाकी 75% क्या है? 3। समझ गए? उधर चलते हैं, sp2 संकरण, तो 3 से विभाजित कर दो 100 को, तो 33.33%। समझ गए? तो बताओ एस के लक्षण ज्यादा किसमें है? फिनॉल में। एस के लक्षण जब बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। 11th में तुमने पढ़ा भी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 पढ़ी थी तुमने। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? एल्काइन होती है, कारण उसमें एस के लक्षण कितने परसेंट होते हैं? 50%। एल्काइन जानते हैं किसको कहते हैं? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये देखो ये
कौन सा संकरण है कार्बन पे? sp संकरण, 50% है इसके लक्षण, इसीलिए एल्काइल एल्कीन और एल्केन की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं। आ गई बात अच्छे समझ में? अब अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला ये चीज दोबारा भी पढ़ेंगे अपन, भौतिक लक्षण में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक बार मैंने नॉलेज के लिए तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से बता दिया। अब आएंगे एल्कोहल में। सबसे पहले एल्कोहल की अपन पढ़ेंगे निर्माण की विधियां, किस तरीके से अल्कोहल को बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ से तुम्हें ये चैप्टर स्टार्ट करना होगा कॉपी में। एल्कोहल सबसे पहले अपन एमओपी, एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि। ध्यान दो बेटा, क्या इसकी निर्माण की विधियां पढ़ेंगे अपन, वो देखो। सबसे पहले अपन बनाएंगे इसको, ध्यान दो, एल्कीन से। ए का मीनिंग है एल्कीन से बनाना है। पहला तरीका है अपना एल्कीन से बनाना। अब एल्कीन से बनाने में भी 3 तरीके हैं, कैसे बनाएं? एल्कीन में पहला काम क्या करो, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण करो इसका। अम्ल उत्प्रेरित मतलब एल्कीन किसको कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यही होती है एल्कीन। ये दोनों संयोजकता मैंने खाली छोड़ रखी है, इस पे चाहे हाइड्रोजन लगा दो चाहे कार्बन लगा दो, ठीक है? अब देखो क्या किया, अम्ल उत्प्रेरित मतलब इसमें अम्ल डालना है H+ की उपस्थिति, H2SO4 डाल देंगे तो अम्ल उत्प्रेरित हो जाएगी अभिक्रिया। इसका जल अपघटन करो, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब H और OH से अभिक्रिया करवानी। बेटा अभी जो मैंने एल्कीन ले रखी है, कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन। जानते हैं सममित एल्कीन क्या होती है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए, समझ गए? जैसे इधर भी मान लो ये हाइड्रोजन ही लगा दी मैंने दोनों, और इधर भी दोनों हाइड्रोजन ही लगा दी, हो गई सममित एल्कीन। ये है सममित एल्कीन। जब अम्ल की उपस्थिति में अपन H2O जोड़ेंगे तो तुम्हें क्या करना है, ये पाई बंद तोड़ना है। एक तरफ तो क्या लगा देना है H, और एक तरफ क्या जोड़ देना है OH। जब इधर सपोज करो मैंने इसको दे दिया H, तो बना CH3, और यहाँ था CH2, इसके साथ जुड़ गया OH, आगे बन गया अल्कोहल। अम्ल उत्प्रेरित। यदि एल्कीन सममित हुई तो उस स्थिति में आप किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन दे सकते हो और किसी को भी OH दे सकते हो, उत्पाद एक ही बनेगा। इसको दे देते तो भी बनता CH3, उधर बन जाता CH2OH। लेकिन यदि एल्कीन कैसी हुई, असममित, तो हमेशा ध्यान रखें योग होगा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। पढ़ा है 11th क्लास में, मार्कोनी का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी, समझ गए? अरे क्योंकि ये इसके परिवार का सदस्य है, ये अपने लोगों को ही पहचानता है। तो अब जैसे मैंने असममित ले ली, असममित का मतलब समझते हैं, डबल बॉन्ड के एक तरफ देखो कितने कार्बन है, 2, और एक तरफ कितना है, 1। संयोजकता पूरी कर लो, यहाँ कितने लगा दूं, 3, 1 2 3 हो गई पूरी, यहाँ बचा 1, यहाँ बचे 2। अब बताओ HOH का योग करना है, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन है ये अपना पहली विधि, या हाइड्रोजनीकरण जल अपघटन, ठीक है? हाँ भाई बोलो, मैंने क्या कहा? मार्कोनी का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ 1 ही हाइड्रोजन है। बताओ हाइड्रोजन का योग किधर होगा? इधर होगा, CH2 की तरफ, समझ गए? तो बताओ OH का योग कहाँ होगा? CH2। आ गई बात ढंग से समझ में? तो बनेगा CH3 CH OH CH2, CH2 नहीं CH3, समझ गए? 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। आ गई बात ढंग से समझ में? ये देख लो तो अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? नहीं किया, बिल्कुल सही किया। ये देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसके जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, किधर है हाइड्रोजन ज्यादा? इधर। इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो 2 है तो इसको मिलेगी हाइड्रोजन, मिलते ही क्या बन जाएगा? ये CH3। ये देखो ये रहा CH3। OH किसको मिलेगा? जिधर हाइड्रोजन कम है यहाँ, तो ये देखो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। तो ये था बेटा एल्कीन की विधियों में पहला तरीका,
अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन। समझ गए? एल्कीन से 3 तरीके से बनाएंगे, अभी तो पहला तरीका ही हुआ है मेरा। एल्कीन का सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। दूसरा तरीका ध्यान दो, दूसरा तरीका क्या है, अभी भी एल्कीन ही है मेरे पास, एल्कीन का करवाएंगे अपन हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण, अब हाइड्रोबोरीकरण क्या होता है वो देखना। एल्कीन ले ली, ये ले ली एल्कीन, ठीक है, कुछ भी लगा ले इधर, संयोजकता पूरी कर ले, असम्मित एल्कीन ले ली मैंने। हाइड्रोबोरेशन, बोरिक अम्ल पढ़ा है तुमने, बोरिक अम्ल, ठीक है, H3BO3 पढ़ा हुआ है। मुझे लेना है, आपने पढ़ा है डाइबोरेन, 11th क्लास में था तुम्हारे पी ब्लॉक वाले लेसन में। डाइबोरेन क्या पढ़ा था तुमने, वो पढ़ा था केले के बंध की संरचना, याद दिलाऊं कुछ, बनाना बॉन्ड बनने वाले। बेटा तुमने पढ़ा है ये जो BH3 है, ये BH3 अस्थायी होता है बोरोन। अस्थायी होने के कारण ये सदैव किस रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में। ये हमेशा डाइमर के रूप में पाया जाता है, डाइमर मतलब डबल कर दो इसका, D2S, इसी को अपन कहते हैं डाइबोरेन। तो हाइड्रोबोरीकरण में अपने को डाइबोरेन से क्रिया करवानी है एल्कीन, समझ गए? ये ले लिया मैंने B2S, परंतु ध्यान रखें डायरेक्ट BH3 नहीं लिखोगे, क्योंकि BH3 अस्थायी होता है, क्रिया तो BH3 ही करेगा, परंतु BH3 अस्थायी है, इसीलिए मैं 1/2 B2S6 ले लूं। तो लिखना B2S6 ही है, चाहे तो इसको इस रूप में लिखो या फिर इसको BH3 का होल ट्वाइस लगा के लिख दो, जब भी इसका मतलब क्या होता है, डाइबोरेन। आ गई बात ढंग से समझ में? ठीक है, आधा मोल इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे जोड़ना क्या है, BH3 ही जोड़ना है। तो अब देखो कैसे जोड़ेंगे, योग मार्कोनी के नियम का विपरीत होगा, एंटी मार्कोनी कहते हैं मार्कोनी के नियम के विपरीत को। मतलब इस बार ये हाइड्रोजन हाफ करते ही क्या हो गई, ये BH3 हो गई। ये हाइड्रोजन तो जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम होगी वहां, और ये बोरोन जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी वहां। बेटा हमेशा ध्यान रखें, एक बोरोन कितने बंध बनाता है, 3। बोरोन की संयोजकता दिख रही है, 3 है। बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इस परिवार का सदस्य है, वर्ग 13 का, ठीक है। तो अब एक बोरोन 3 बंध बनाता है, तो इसको तो 3 बंध बनाने, जब तुम इस पाई बंध को तोड़ोगे तो केवल और केवल कितना बंध खाली होगा, 1, इसीलिए मैं यहाँ कितनी एल्कीन लूं, फिर 3 लेंगे, बारी बारी से अपन 3 एल्कीन लेंगे, इस बंध को तोड़ेंगे, मेरे पास कितनी हाइड्रोजन है, 3, तो तीनों के साथ 3 अणु है यहाँ, 1 2 3, तीनों के साथ जुड़ेगी तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये बंध टूट के हो गया CH2। कितने मोल हो गए बेटा, ये 3, समझ गए? तीनों के साथ देखो यहाँ जुड़ गई हाइड्रोजन, 1 2 3, और इन तीनों को एक साथ मिला के इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, B, बोरोन। आ गई बात समझ में? यहाँ से दिख नहीं